दोस्तों, आज की कहानी है देसी घी के लड्डुओं की खुशबू घर आंगन में पसरी हुई थी। तनु एकटक लड्डुओं को देखे जा रही थी। उन्हें उठाकर बाहर फेंक देने का मन हो रहा था। माँ, लड्डू, मालू, सालू दोनों बहनें मचल उठी। अपने घर भी जब हमारा नन्हा सा भाई आएगा तो लड्डू बटेंगे, है ना माँ? बच्चियाँ पुलक रही थीं। भाई शब्द तनु को कहीं गहरे तक बेध गया। कमोबेश सब कुछ तो है उसके पास। छोटा सा घर, प्यार करने वाला सुदर्शन पति, सुंदर प्यारी दो बेटियां, परंतु नहीं है तो बस एक बेटा। बेटे की चाहत तनु के दिल में गहरे बैठी हुई थी। समय के साथ उसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती जा रही थी। काश एक पुत्र उसे भी होता। बेटे की माँ का गौरव उसे भी प्राप्त होता। प्रत्येक दंपति को संतान की चाहत रहती है, पर बेटे की चाहत कुछ ज्यादा ही होती है। तनु भी इसका अपवाद नहीं थी। नहीं खाना लड्डू, फेंको। बेटियों के हाथ से लड्डू छीनती, अपने ही संकुचित विचारों के दायरे में कैद तनु जोर से चीखी। बच्चियां सहम गईं। आंखों में आंसू आ गए। बच्चियां अपना अपराध समझ नहीं पाई, चुपचाप सिसकती रहीं। रो तो तनु भी रही थी। मालू सालू तो डांट के कारण रो रही थी। तनु के रोने का क्या कारण हो सकता है? पड़ोसनी के घर बेटे के जन्म पर ईर्ष्या जनित पीड़ा, स्वयं को पुत्र न होने का दुख और इस संबंध में कुछ कर न पाने का विवशता। शाम को अतुल दफ्तर से आए तो अति प्रसन्न थे। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। तनु, मैं मामा बन गया और तो मामी। रैना के बेटा हुआ है, लो मुँह मीठा करो और पड़ोस में मिठाइयाँ बांटो। अतुल खुशी से चिल्लाया। क्या बेटा हुआ है? तनु चौंक उठी। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता? लो तार पढ़ो, कहते हुए हाथ का पर्चा पत्नी की ओर बढ़ा दिया। तनु अनमनी हो उठी। हाँ, सभी की यहाँ बेटा हो रहा है। दुखिया तो हम ही हैं। बेटे का मुंह देखने के लिए तरस रहे हैं। तनु की ठंडी आवाज सुन अतुल आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा क्यों कहती हो? हमारी मालू सालू ही हमारे लिए बेटे से कम नहीं है। बेटे बेटी में अंतर तुम कब से करने लगी? हाँ, तुम्हें क्या, सुनना तो मुझे पड़ता है। तनु अपना दुखड़ा रोने लगी। तनु के इस बेमौके फसाद पर अतुल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। दफ्तर की थकान अतुल पर हावी होने लगी। खुशी के अवसर पर तनु को यह क्या हो गया? कैसी कुंडा पाले है वह अपने मन में। जो वस्तु अपने हाथ में ना हो उसके लिए सिर धुनने से क्या लाभ? देवी देवता, झाड़ फूंक और इस तरह के ढोंग अंडवरों पर अतुल को जरा भी आस्था नहीं। उसका मन कड़वा हो उठा। एक बेटे की चाहत में तनु अपनी सुध बुध खो बैठी। बात बात पर पति से ठनने लगी। सदा हंसने मुस्कुराने वाला अतुल अब कुछ झल्लाया सा रहने लगा। अतुल जो सुखंड गृहिणी, ममतामयी जननी और भावुक पत्नी थी, बड़ी उदास रहने लगी। बेवजह बच्चियों को पीट देना, पति से झगड़ पड़ना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, राई को पर्वत बनाकर रोना धोना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। घर गृहस्थी की लहलहाती बगिया तहस नहस होने लगी। हंसता खेलता परिवार एक तनाव में जीने लगा। तनु नीम हकीमों और पाखंडी ओझाओं के घरों के चक्कर लगाने लगी। तनु का ध्यान घर गृहस्थी से बिल्कुल उचट गया। सोचती, बिना बेटे की माँ की जिंदगी भी कोई माने रखती है? जब भी कोई पूछता आपकी दो बेटी ही हैं, तो वह
उबल पड़ती, पूछने वाले को उल्टा सीधा सुना देती। अतुल भौचक्का था। इस विकट परिस्थिति में तनु को सामान्य बनाने के लिए वह क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आता था। तनु के अवचेतन मन में जो बेटे की चाहत थी वह अब पल्लवित पुष्पित होकर बाहर की ओर फैलने लगी थी। किसी के घर पुत्र के जन्म की खबर पाकर तनु उत्तेजित हो उठती, सारे घर में कोहराम मचा देती। इसके विपरीत किसी के घर पुत्री के जन्म की खबर पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके होठों पर छा जाती। शायद उस खबर से उसे संतुष्टि मिलती थी। अतुल उसे किसी मनोचिकित्सक से मिलाना चाहता था, परंतु वह तैयार ना होती, उल्टे पति से झगड़ा करने लगती। बेटे की चाहत ने एक मनोरोग का रूप ले लिया। पुत्र प्राप्ति की ललक ने तनु को तरह तरह के अंधविश्वासों के चक्कर में डाल दिया। पाखंडियों के कहने पर वह आए दिन उपवास भी करने लगी। उसका स्वास्थ्य चौपट होने लगा। जो पैसा और श्रम घर गृहस्थी में लगना चाहिए था वह झाड़ फूक करने वाले की भेंट चढ़ने लगी। पुत्र रतन की प्राप्ति का नुस्खा जहाँ से भी प्राप्त होने की उम्मीद होती, तनु वहाँ दौड़ पड़ती। लोग उसकी इसी दीवानगी पर हंसते, पड़ोसनी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाती। तनु को किसी की परवाह नहीं थी। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था एक बेटे की प्राप्ति। फूल की तरह दो बेटियों की पूरी जिम्मेदारी तनु पर थी। उसे भुलाकर वह बेटा पाने की उम्मीद में तरह तरह के पाखंडों में उलझ गई। फलस्वरूप बेटियों का स्वास्थ्य गिरने लगा, पढ़ाई में वह पिछड़ने लगी। पूरा परिवार हीन भावना का शिकार हो उठा। अतुल हैरान हो सोचता, यह कैसी मनोग्रंथि पाल रखी है तनु ने। एक बेटे की चाहत में बेटियों की फौज खड़ी करना कहाँ की समझदारी है। इस महंगाई के जमाने में जहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुँच चुकी है, ज़्यादा संतान पैदा करना नैतिकता के विरुद्ध है। दूसरों के मुंह की रोटी छीनने सामान है, दूसरों का हक मारना है। छोटा परिवार सुखी परिवार। हम मालू सालू की ही उचित परवरिश करें, वही बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेंगी। बेटियों के शादी ब्याह नहीं करोगे, सिर्फ उनकी कमाई खाने का इरादा है। तनु का तीखा उत्तर पा अतुल समझने का प्रयत्न करता, कमाई तो हम किसी की नहीं खाएंगे। इस बदले युग में जहाँ प्रत्येक क्षण जीवन मूल्य परिवर्तित हो रहे हों, किसी का भी आसरा करना अदूरदर्शिता है। रही बेटियों की शादी के बाद की बात, तो समय आने पर उसका भी हल हो जाएगा। वृद्ध होने पर पास की पूंजी काम आएगी और फिर हम तुम एक साथ रहेंगे ही। और फिर ठहाका लगाकर अतुल वातावरण को सहज करने की कोशिश करता। क्षण भर के लिए स्मृति मुस्कान तनु के नाजुक होठों पर भी छिड़कती, परंतु अगले ही पल गायब हो जाती। दिन सप्ताह महीने बीतने लगे। शहर के दूसरे छोर पर एक पाखंडी महात्मा पधारे थे। जोर शोर से उनका प्रचार हो रहा था। व्यक्तियों की अधूरी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले कल्पतरु कहे जा रहे थे। वे उनकी शरण में जो भी आता मनवांछित फल पा जाता था। भला ऐसा चमत्कारी महात्मा की खबर तनु के कानों तक कैसे ना पहुंचती। तनु की मानसिकता वाले अंध भक्तों के बल पर ही तो पाखंडियों की दुनिया रोशन होती है। मालू सालू को स्कूल और अतुल को दफ्तर भेज तनु रिक्शे से महात्मा के पास जा रही थी।
कि रास्ते में अचानक उसकी भेंट अपनी स्कूल की एक सहपाठी से हो गई। सरला, तू यहाँ? अरे तनु, कहकर दोनों गले मिली। हाँ, मेरे पति का तबदला इसी शहर में हुआ है। हम दोनों एक ही दफ्तर में कार्यरत हैं। दोनों पुरानी सहेलियों, साथ बिताए कट मधु प्रसंगों को याद कर पुलकित होने लगी। कहीं जा रही हो क्या? सरना ने पूछा। आज मेरी छुट्टी है, यही पास ही रहती हूँ। चलो ना मेरे घर। तनु इनकार ना कर सकी। सरला तनु को अपने घर ले गई। तनु भूल गई कि उसे किसी महात्मा के पास जाना है। घर खूब साफ सुथरा सजा संवारा था। तनु को अपना बिखरा घर याद आया। अंदर कुर्सी पर बैठी सरला की माँ मटर की फलियां छील रही थी। अरे चाची जी, आप भी यहीं हैं? नमस्ते। तनु हाथ जोड़े वृद्धा की झुर्रियों का युवावस्था के रूप में सामंजस्य बैठाने लगी। खाना पीना और बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ तुम्हारे साथ ही रहती है। एकांत पाकर तनु फुसफुसाई। तुम्हारे तो 5 भाई थे ना? हाँ थे। क्या है, 5 भाइयों की मैं अकेली बहन हूँ। लेकिन तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि माँ की देखभाल सही ढंग से करने के लिए कोई बेटा बहू तैयार नहीं हुआ। माँ की बढ़ती उम्र और लाचारी से द्रवित हो मैं उन्हें अपने पास ले आई। उनकी जिंदगी के जो 2 से 4 वर्ष बाकी हैं, कम से कम आराम से तो कटें। माँ बेटी के यहाँ रह लेती हैं। रूढ़िवादी मानसिकता वाली तनु की आंखें आश्चर्य से फैल गई। मैं स्वयं कमाती हूँ, इसलिए पति क्यों विरोध करेंगे? और मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य मेरी माँ ही ने तो बनाया है। तुम्हें शायद पता नहीं कि पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने मेरी पढ़ाई का कितना विरोध किया था। परंतु दूरदर्शी व दृढ़ निश्चयी मेरी माँ ने कभी भी बेटी होने का अनुचित दंड मुझे नहीं दिया। जहाँ तक माँ का बेटी के घर रहने का सवाल है तो वृद्ध शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को क्या चाहिए? उचित देखभाल, सेवा और प्यार भरे 2 मीठे बोल। वह चाहे बेटा बहू दे या फिर बेटी दामाद। बदलती दुनिया में जहाँ बेटा बहू माँ बाप को अवांछित बोझ समझने लगते हैं, बेटी का मृदु स्पर्श, प्यार भरा आश्वासन उन्हें नया जीवन देता है। अब देखो ना, मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों को मैंने पढ़ाई के अतिरिक्त हर तरह की शिक्षा देने का निश्चय किया है। जब वह स्वयं सक्षम होंगी तभी तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सहजता से मुकाबला कर सकेंगी। वे किसी की आश्रित ना रहेंगी तभी तो किसी का सहारा बन सकती हैं। अब वह दिन लद गए जब बेटियों को बेटों से अयोग्य समझा जाता था। आंखें खोलकर देखो, दुनिया में कौन सा कार्य क्षेत्र है जो लड़कियों की पहुंच से बाहर है, पर एक बेटा तो होना ही चाहिए। तनु की दलील में पहले वाली तुलसी नहीं थी। होना क्यों नहीं चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कि पुत्र की चाह में बेटियों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें तुच्छ समझा जाए। क्या अपनी किसी संतान को मात्र इसलिए प्रताड़ित व निरुत्साहित किया जाए क्योंकि वह बेटी है? जिस बेटी के अभिभावक बाल्यावस्था में ही उसका मनोबल तोड़ देते हैं, वह बेटी वयस्क होने पर अंधविश्वासी, कुंडित, डरपोक और बात बात पर पलायन करने वाली साबित होती है। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम्हारी गृहस्थी कैसी चल रही है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे?
सरला ने तनु से पूछा। यही प्रश्न तनु की दुखती रग थी, परंतु इस प्रश्न से आज वह आहत नहीं हुई। बेटे और बेटी का बड़ा ही सहज और स्पष्ट चित्रण सरला ने किया था। तनु की आंखों पर छाई धुंध धीरे धीरे छटने लगी। उसके पति भी तो 4 भाई हैं, मगर वृद्ध सास ससुर की सेवा करने के लिए कोई दंपति हृदय से तैयार नहीं। पुत्र और पुत्रवधुओं की उदासीनता का ही परिणाम है कि वह आज अपनी बेटी के यहाँ पड़े हुए हैं। कैसा बेटा कैसी बेटी, संतान को जैसी शिक्षा देंगे उसकी मनोवृत्ति वैसी ही होगी। अपनी बेटियों की कितनी उपेक्षा कर रही है। तनु और अंजन में बेटे के लिए चिंतित है, किंतु उस बेटे की माँ बनने वाली बेटी की ही ऐसी अवहेलना। उसका सोया कर्तव्य जाग उठा। मृग मरीचिका के पीछे भागने वालों को आखिरकार निराश ही होना पड़ता है। पति व बेटियों के प्रति अपनी उदासीनता याद कर वह सिहर उठी। अब बेटे की चाहत समूल नष्ट हो चुकी थी। अरे 3 बज गए, मेरी भी 2 प्यारी प्यारी बेटी हैं, स्कूल से आती ही होंगी। इतने दिनों से रुका वात्सल बेटियों पर लुटाने के लिए तनु व्यग्र हो उठी। अतुल का मनपसंद नाश्ता भी बनाना है, इसलिए बगैर विदा की औपचारिकता पूरी किए वह घर के लिए दौड़ पड़ी। तनु की भावनाओं से अनजान सरला अपनी सहेली के उतावलेपन को ठगी सी देखती रही।